बेसिकली सर स्टूडेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा बच्चा किस थॉट प्रोसेस के साथ है, राइट। उसको उस तरह से डील करना पड़ता है। हम कई बार बच्चों को जो सिलेबस देते हैं पढ़ाने के लिए, उनका सॉल्यूशंस देते हैं, उनको सही मान लेते हैं, जबकि उनको वैलिडेट ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत है उन सॉल्यूशंस को जो हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेट में जो कंटेंट होते हैं, ऑथेंटिकेशन नहीं होता। कि जो फ्यूचर है सर हमारा, जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल फ्यूचर ऑटोमेशन है, क्योंकि हमको बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड भी बनना है कहीं ना कहीं। करेक्ट। मंजिलों को पाने के लिए सही रास्तों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर भटक गए तो ना मंजिल ढूंढ पाओगे ना रास्ते। डॉक्टर चित्रांश, थैंक यू आपका राहुल बहुत जी। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट थैंक में। यू सो मच राहुल जी फॉर थैंक यू सो इनवाइटिंग मच। मी। थैंक यू सो मच। आपका काफी दिन से हम लोग बात कर रहे थे, जी जी आपसे जी बात करने की कोशिश कर रहे थे। आई नो आप काफी बिजी थे, आप अपनी एक एकेडमिक बुक भी फिनिश कर रहे थे जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जी जी। बट फॉर्मली आज की बातों का सिलसिला शुरू करने के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए बताइए। आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कहाँ से आते हैं, करंटली आप क्या कर रहे हैं, देन फॉर्मली हम आज का डिस्कशन शुरू सर करते पहले 2 लाइंस में कुछ डिफाइन करना हैं। चाहता एब्सोल्युटली, हूँ। प्लीज गो अहेड। नन्हा सा बच्चा हूँ, जीवन के बहुत सारे दौर में खो गया था, लेकिन फिर भी किसी मंजिल की तलाश में आज भी हूँ, जल्दी पहुँचूंगा। क्या बात है। बेसिकली आई एम फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश। मेरी जो स्कूलिंग है वो जबलपुर से हुई है। मेरी जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट है, सब भोपाल से हुई है। और लाइफ में मैंने अलग अलग लोकेशंस पे जॉब भी की है, सच एज जयपुर, इलाहाबाद, गुड़गांव, देन गाज़ियाबाद, दिल्ली। इन सारी लोकेशंस पे मैंने जॉब की। बट सभी लोकेशंस पे जॉब करने के बाद एक चीज़ कॉमन थी, दैट इज़ योर एम्बिशंस एंड गोल्स जो बेसिकली आप कैरी करके चलते हैं लाइफ में। करेक्ट। तो सर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लाइफ के उन फेजेस की तरफ आगे बढ़ें जो हमें पॉजिटिविटी दें। हम नेगेटिविटी से हमेशा दूर भागते हैं। तो बेसिकली सर मैंने बीटेक की थी यूआईटी आरजीपीवी से, एमटेक की थी एनआईटी से, एंड सीएसआईआर से पीएचडी की थी, डॉक्टरेट की थी। और ये कंप्लीट होने के बाद मैं फर्स्ट आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ज्वाइन किया था। देन एट प्रेजेंट आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। दैट्स ग्रेट। और कैसा रहा आपके ओवरऑल सफर? अगर मैं थोड़ा पीछे जाके आपसे बात करना चाहूँ, आई नो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लाइफ बहुत अच्छी होती है, इंटरेस्टिंग होती है, जी 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 बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। जी जी। सो आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज की कुछ स्टोरीज, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, लर्निंग्स, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। सर स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो कभी हम भूल नहीं पाते। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमारे कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनकी क्लासेस के बाहर स्टूडेंट शरारत किया करते थे, और जो कुंडी है बंद करने का काम करते थे दरवाजे की। सो वन टाइम ऐसा आया सर कि जब वो कुंडी बंद की गई, हम लोग बाहर थे। मैं किसी काम से गया हुआ था लाइब्रेरी, वहाँ से लौट रहा था। जिसने कुंडी लगाई थी दरवाजे की और टीचर को अंदर बंद कर दिया था, वो बंदा भाग रहा था और उसके पीछे पूरी भीड़ भाग रही थी। मैंने देखा डायरेक्टर सर आ रहे हैं और उनके हाथ में उनके पैर से निकला हुआ शूज था। तो मैं भी उनके साथ निकल लिया बाहर की तरफ। लेकिन सर जब हम ऊपर गए तो ऊपर थी क्या, केवल छत, और अंदर से दरवाजे बंद कर लिए गए कि बच्चे वापस ना आ पाए। तो फिर हम किसी तरह दूसरी छत पे जाकर के नीचे आए, डोर खुलवा करके दूसरे बच्चों से। तो सर वो लाइफ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, जब हमको लगा कि एक्चुअल में हम कहीं फंस गए बिना किसी गलती के। तो सर लाइफ में गलतियां हमने बहुत की हैं, लेकिन बिना गलतियों के फंसने का काम भी बहुत हुआ है। करेक्ट करेक्ट, ये होता है स्कूल और कॉलेज लाइफ में, सारी चीजें होती। जी जी जी। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट सर, हम लोग इंजीनियरिंग लास्ट ईयर में थे, तब तो बहुत सारे ग्रुप्स थे सर। वॉशरूम के पास फोटो ले रहे थे कुछ लोग, पीछे से फैकल्टी आई, तो जो बंदा ये सब काम कर रहा था वो तो भाग गया। बाकी सारे पकड़े गए। तो सर ये सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं लाइफ के, जिन्हें हम आमतौर पे डिस्कस नहीं करना चाहते कभी कैमरा पे, लेकिन मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि सर लाइफ के फैक्ट्स जो हैं मैं बोल्डली सबके सामने रखना चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, मेमोरीज क्या होती हैं, वो ट्रूली आपके अंदर है या नहीं है, उसको एक्सप्रेस करने की आप में एक कैपेबिलिटी है या नहीं। तो सर
दैट इज द बेसिक। करेक्ट करेक्ट। और इंजीनियरिंग साइड ये बिकॉज ऑफ वर्च्यू ऑफ योर एजुकेशन बैकग्राउंड के 12th में क्या आपने सब्जेक्ट लिया था, फैमिली ने आपको कहा था, आपके फ्रेंड्स ले रहे थे, आपने क्यों इंजीनियरिंग चूज किया, व्हाई नॉट मेडिकल और एनी ह्यूमैनिटीज? सर बेसिकली मेरे फादर जो है वो इंजीनियर हैं। अच्छा। और मैं कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। एक्चुअली मुझे फादर ने लाइफ में इस लेवल तक जाकर सपोर्ट किया है कि कोई कर नहीं सकता, तो मैं हमेशा उनकी बातों को सुनता हूँ। अब मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मान भी लेता हूँ लेकिन उनको सुनने की कोशिश करता हूँ। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बेसिकली फादर की वजह से आया। करेक्ट। वो कहीं इंजीनियर थे तो मुझे भी लगता था मुझे एक इंजीनियर बनना है लाइफ में। राइट राइट। जी और जिस टाइम आपने अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट करी, आई नो आपने मैकेनिकल में जी। इंजीनियरिंग की हो, तो उस टाइम और भी ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर जी। साइंस वो काफ़ी बूम पे थी। जी जी। आपने मैकेनिकल जब चूज किया तो जी आपका जी। क्या थॉट प्रोसेस था? क्या शुरू से आपने डिसाइड कर रखा था कि आप उसमें मास्टर्स और डॉक्टरेट करेंगे, या एक नेचुरल प्रोग्रेशन था ये? बेसिकली सर मैं बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च की थी पहले और गाइडेंस लिया था लोगों से अच्छा। कि मैं किस फील्ड में कंफर्टेबल हो पाऊँ, क्योंकि सर हमें सिलेबस तो पता नहीं है, हमको कंटेंट पता नहीं है। Correct. और पहले इतना ज़्यादा गाइडेंस होता नहीं था, कोई पहले इंटरनेट फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी, कंटेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। तो हमने थोड़ी रिसर्च की और मुझे लगा कि हाँ ये एक फील्ड है जिसमें मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि सर कंप्यूटर में तो इंटरेस्ट था बट कोडिंग में नहीं था। मुझे चाहिए कि ऐसी लाइफ या ऐसा कंटेंट मैं पढूं जिसे मैं फिजिकली देख सकूं। सो मैकेनिकल इज वन ऑफ राइट राइट, देम। अलोंग विद सिविल। जी जी जी। सो बेसिकली सर मेरा फोकस फिर वहाँ से मैकेनिकल की तरफ आया। मुझे मशीनरी शुरू से ही पसंद थी, बचपन से ही मुझे कोई चीज़ आप ला कर देंगे तो आदत थी पहले खोल कर देखने के लिए इसके अंदर है क्या। तो मशीनरी से लगाव मेरा शुरू से था, इसलिए सर हो सकता है वही लगाव मेरा कैरियर बन गया। करेक्ट करेक्ट। और देन मास्टर्स का आपने कैसे डिसाइड किया, कैसी रही आपकी लाइफ एनआईटी में? मास्टर्स तो सर काफ़ी अच्छी थी। एक नया एक्सपीरियंस था कि एनआईटी में वर्क कल्चर होता क्या है। करेक्ट। सो बेसिकली सर एक बहुत अच्छी चीज़ भी बताना चाहूँगा। मैं जब मास्टर्स में था तो मास्टर्स डिग्री पे मैंने टॉप भी किया था, यानी कि आप लोग उसको अलग लैंग्वेज में गोल्ड मेडलिस्ट भी कहते हैं, बट मैं इसको सिंपल मानता हूँ कि हाँ ठीक है, जितने लोग थे उसमें मैं सबसे ऊपर था। तो बेसिकली यही अचीवमेंट मानता हूँ मैं एमटेक का, कि लर्निंग फेज मेरी अच्छी थी एमटेक में। और आपका क्या टॉपिक था जिसमें आपको गोल्ड मेडल भी मिला है? आई एम श्योर वो टॉपिक ऐसा होगा जो एक फ्यूचरिस्टिक टॉपिक होगा। बेसिकली सर मैंने कंडीशनर मॉनिटरिंग टेक्निक्स पे काम किया। कंडीशनर मॉनिटरिंग टेक्निक्स? यस सर। उसमें एक थर्मोग्राफी टेक्निक है। बेसिकली हम टेम्परेचर बेस्ड मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं। करेक्ट। अगर अगर हम पहले से वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट कर सकें किसी चीज को तो उसको फेल होने से बचाया जा सकता है। ओके। सो बेसिकली पावर प्लांट्स वगैरह में यूज होता है इसका? क्या Definitely, प्रैक्टिकल यूज है इंडस्ट्री? डेफिनेटली सर, जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर की केबल्स हैं वहाँ पे कभी ना कभी फायर का खतरा रहता है। करेक्ट। सो हमको प्री इन एडवांस हमको फाइंड आउट करनी होती है प्रॉब्लम्स। अगर हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगर हम उन्हें प्रेडिक्ट कर पाएंगे तो कभी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। दैट्स राइट राइट। आपने कभी इस आइडिया, क्योंकि काफ़ी इनोवेटिव आइडिया, आई एम श्योर ये इंडस्ट्री एप्लीकेबल है, राइट? इससे रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स, मेजरिंग इक्विपमेंट्स बन सकते हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंडस्ट्री में जाऊं या अपना आइडिया जो है सेल आउट करूं, इसका पेटेंट कराऊं? इस बारे में सोचा कभी आपने? नहीं सर, एक्चुअली मेरा फोकस जो था वो जॉब में था, टीचिंग एंड रिसर्च में। ओके। और मैं ऐसे टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ना चाहता था जो कुछ नए हो। उस समय कंडीशन मॉनिटरिंग काफी पुराना हो चुका था। ओके। और ये टेक्निक काफी यूज हो चुकी थी। अंडरस्टूड। तो मैं न्यू टॉपिक्स, मेरी एक हैबिट है सर, मैं हमेशा कुछ नया करना चाहता हूँ। मैं किसी एक ही टॉपिक पे काम करता हूँ तो बोर हो जाता हूँ। तो लाइफ में हमेशा कुछ नया करते रहना मेरी एक हैबिट है सर। तो बेसिकली मैं स्विच चाहता था, इसलिए मैं फिर दूसरे टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ा। और अपनी पीएचडी के बारे में आपने कैसे सोचा? ये थॉट कहाँ से आया? क्या ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि आप एकेडमिक्स में ही हमेशा रहना चाहते थे? ये एक नेसेसरी स्टेप था आपके लिए, नेचुरल प्रोग्रेशन था, या कोई और? सर एक्चुअली मेरी हमेशा से एक थॉट प्रोसेस थी कि मैं ना एक बार सर फेल हो गया था अपनी किसी क्लास में, शायद क्लास 7 थी। तब किसी ने एक कमेंट पास किया था कि यार ये बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, बच्चे तो बस खेल कूद मस्ती वाले हैं। तो मैंने हमेशा से एक चीज़ ध्यान में रखी थी कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी है कि बस एंड तक पहुंच सकूं मैं। इसलिए सर मैंने डॉक्टरेट तक पढ़ाई की थी। राइट राइट। उस कमेंट को आपने अपने दिल पे ले लिया उस दिन? बिल्कुल सर, वो मेरे लिए मोटिवेशन की तरह था। और थैंक्स टू पर्टिकुलर पर्सन
कि उनकी वजह से मैं आज इतना आगे पहुंच पाया। और आज क्या सोचना है उनका? आई एम श्योर आज भी आपसे बात होती होगी। नो सर, क्या मुझे आपने नहीं कभी पता उनको कहाँ याद पर है। दिलाया इस कमेंट के बारे में? नहीं सर, कभी नहीं। राइट। सर ये उनके लिए भी भूलना बेहतर हो, मेरे लिए भी। क्योंकि कभी कुछ था ही नहीं, ये सोचना ज़्यादा अच्छा रहता लाइफ में। करेक्ट करेक्ट। और करंटली आप जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्क कर रहे हैं, जी जी वहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें जी। क्या इनोवेटिव टेक्निक्स का आप यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहे, वो आपके साथ ओपन हो अगर उन्हें कोई भी क्वेश्चंस पूछते हैं? बेसिकली सर स्टूडेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, हम्म, उनकी साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपके क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो उनके सबके ब्रेन अलग चलते हैं और उनकी थॉट प्रोसेस भी अलग होती है। कुछ बच्चे कभी क्लास में मस्ती करते हैं, कुछ सो रहे होते हैं, उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो ध्यान से आपको सुनते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको समझते भी हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा बच्चा किस थॉट प्रोसेस के साथ है, राइट। उसको उस तरह से डील करना पड़ता है। क्योंकि हमको बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड भी बनना है कहीं ना कहीं। करेक्ट, एक एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन की, रिजल्ट मैटर्स। यस सर, एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन आपकी रिजल्ट करेक्ट करेक्ट। ओरिएंटेशन है। अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो बेसिकली वी आर लैकिंग। सो डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम हर बच्चे को समझते हैं, ब्रेन मैपिंग करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं और फिर सोचते हैं इनको किस तरह से आगे लेकर जाएं। राइट। यस सर। और जैसे स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा एक टीचर को समझने की कोशिश तो करते ही हैं, साथ जी साथ आज के बच्चे जो जी जनरेशन है वो टीचर्स को जज भी करते हैं। बिल्कुल राइट, तो सर। वो एक्सपेक्टेशंस एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर आप कैसे मैनेज करते हैं? सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। एक बार मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था, हम्म, एक बच्चा चैट जीपीटी में सेम टॉपिक सर्च कर रहा था। अब मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे, उस पे ध्यान नहीं है, हम्म, उसका ध्यान कहाँ है? चैट जीपीटी पे। वो सर्च कर रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो सर कई बार आपको वैलिडेट करने की कोशिश की जाती है करेक्ट। कि आपके कंटेंट ऑथेंटिकेट है या नहीं है। हम्म। हम कई बार बच्चों को जो सिलेबस देते हैं पढ़ाने के लिए, उनका सॉल्यूशंस देते हैं, उनको वो सही मान लेते हैं, जबकि उनको वैलिडेट ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत है उन सॉल्यूशंस को जो हम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि वो करेक्ट। बेसिकली किसी फाइनल एग्जाम को जब देंगे, वहाँ पे अगर एवेल्युएटर ने पकड़ ली आपकी गलती, सो बेसिकली आपका रियल टेस्ट तो वहाँ पर है, राइट राइट। क्लासरूम में नहीं है, फाइनल एग्जाम में है। दैट्स करेक्ट। हाँ सर। और आपके लिए क्या डेफिनेशन है एक अच्छे स्टूडेंट की, एक एवरेज स्टूडेंट की? और बुरा स्टूडेंट तो कोई नहीं होता है। बट बीइंग अ टीचर आप भी, एक बैच है आपके पास 60-100 स्टूडेंट्स का, उसमें क्या प्रोसेस होता है? आप कैसे अच्छे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं? आई एम श्योर ऐसे स्टूडेंट्स को टीचर्स एक एक्स्ट्रा स्टेप जाके हेल्प भी करते होंगे, गाइड भी करते होंगे। सर बेसिकली जो स्टूडेंट्स मेरे पढ़ाने पे इंटरेस्ट लेते हैं या मुझसे डेली कांटेक्ट में रहते हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ जो मेरे कांटेक्ट में है उसका जितना अच्छा हो सके उतना मैं कर सकूँ। अगर कोई स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में नहीं है तो उसे कोशिश करता हूँ मोटिवेट करने की कि बेटा आज ये टाइम है, कल नहीं आएगा। क्योंकि हमारे पास लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सर, उस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करता हूँ। अगर वो समझदार होगा तो समझ जाएगा, नहीं तो सर समय तो समझा ही देता है। दैट्स राइट। और आज का जो दौर चल रहा है इसमें काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई कॉलेज या कोई कोर्स तो ज्वाइन कर लेते हैं, बट उनके अंदर से जो एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए जी वो चीज़ नहीं आती है। आई एम श्योर आपने भी ऐसे केसेस फेस किए होंगे अपने एकेडमिक लाइफ में। आप ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे डील करते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं? आई एम श्योर आप अपना एग्जाम्पल भी देते होंगे, बट उसके बियॉन्ड आप क्या बताते होंगे? बेसिकली सर स्टूडेंट्स के पास अगर ये नॉलेज है कि उनका कैरियर कैसा हो सकता है, उनको क्या लाइफ में क्या 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 ऑप्शन हो ऑप्शंस सकते हो हैं? सकते हैं ओके। कैरियर में, तो वो बेसिकली कुछ आगे बढ़ पाएगा। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेट में जो कंटेंट होते हैं, ऑथेंटिकेशन नहीं होती। आपने सर्च किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन, उसमें आपको कोई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बता रहा है, कोई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बता रहा है, कोई ऑटोमोबाइल बता रहा है, किसी ने डिज़ाइन बताया, किसी ने ड्राफ्टिंग बताया, या किसी ने कहा थर्मल की तरफ आगे बढ़ जाओ। किसी ने ये नहीं बताया कि किस फील्ड में आगे बढ़ने से क्या होता है। करेक्ट। अगर हम बच्चों को ये बताएं कि इस फील्ड में आगे बढ़ोगे तो ये इसका आउटपुट है, आपके कैरियर में ये चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। मंजिलों को पाने के लिए सही रास्तों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर भटक गए तो ना मंजिल ढूंढ पाओगे ना रास्ते। सो बेसिकली राइट गाइडेंस, राइट अपॉर्चुनिटी उनको बताना बहुत ज़रूरी है सर। करेक्ट करेक्ट।
और जिस ब्रांच से आप डील करते हैं, आई एम श्योर यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस सर। तो आजकल जो एकेडमिक करिकुलम है जी। वो कितना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, कितना डिटेल ओरिएंटेड है, और कितना सिर्फ एकेडमिक्स बुकिश नॉलेज है यहाँ पर? बेसिकली सर आज का जो दौर है इसमें एजुकेशन को बहुत आसान बनाया गया है, उसके बाद भी बच्चे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आसान इन द सेंस कि बच्चे पास हो जाएं, ये माइंडसेट बिल्कुल के साथ? सर। ओके। पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें आपको पता नहीं क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अवेलेबिलिटी होने के बाद भी हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। सर ये सिंपल उस तरीके से है, आपके सामने खाना रखा है खूब सारा, आप उस खाने को कभी देखेंगे भी नहीं क्योंकि रखा है। करेक्ट। अगर नहीं रखा होता तो 10 बार देखती खाना कहाँ है। सो बेसिकली आज की जनरेशन वैसी है, सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको ज़रूरत है सर कि उस खाने को समझे, इसकी वैल्यू को समझे, तब तो सर वो आगे बढ़ पाएंगे। करेक्ट। यस सर। और आपके पास कभी ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन देयर फाइनल ईयर, वो किसी प्रोजेक्ट पे, लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं, और वहाँ से उनके दिमाग में दो थॉट आते हैं कि मैं फर्दर मास्टर्स करूँ, पीएचडी करूँ, या फिर आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन, एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आजकल की जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी आपके पास गाइडेंस लेने आते हैं? सर मैं आपको एक हार्डकोर रियलिटी बताना चाहूँगा। आप जिन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो बिजनेसमैन और ये सब बनना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत ही कम मिलेंगे। यहाँ जो बच्चों का क्राउड है वो बेसिकली जॉब ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, बिजनेस ओरिएंटेड कम होता है, बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे ज़्यादा होते हैं। आप जिन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप बनने की तरफ, वो बेसिकली आईआईटीएन से आईआईएम के बच्चे हैं, जिनको लगता है कि जॉब में कुछ नहीं रखा है, मैं इनसे ज़्यादा कमा सकता हूँ। लेकिन सर कई बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने आइसोलेटेड एरियाज में जा करके अपनी कोचिंग स्टार्ट कर ली, और वो आईआईटीएंस थे, और वो उस जगह पर थे जो उससे बेटर जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, बोले नहीं मैं अपने इंटरेस्ट को लेकर आगे जाऊंगा। लेकिन सर कभी कभी इंटरेस्ट को लेकर आगे जाना बहुत बड़ी बात होती है, उसमें पूरी लाइफ सेक्रीफाइस हो जाती है। करेक्ट। सो सर डिफरेंस है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है सर। सो डॉक्टर चित्रांश, नेक्स्ट मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ और इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगा। आई नो कि आप काफ़ी अच्छा लिखते हैं, आप बहुत अच्छे ऑरेटर हैं। मैंने आपके काफ़ी सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, आपका खुद का भी चैनल है। तो ये इंटरेस्ट कैसे आया, और आगे इसको परस्यू करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? बेसिकली सर ये इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट है सर। मैं एट द एज ऑफ 13 ईयर्स मुझे तब से शौक था लिखने का, और इस शौक को मैं हमेशा साथ कैरी करके चलता हूँ। कभी बिजी हो जाता हूँ तो बीच में छोड़ देता हूँ, लेकिन इसको हमेशा आगे ले जाने की कोशिश की थी। लेकिन सर अब मुझे एक मौका मिला है। अब देखिए मैंने सारी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, अब मैं किस सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो कुछ टाइम अपने लिए निकालना शुरू कर दिया है, और अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट को आगे लेकर आने की कोशिश करता हूँ। तो सर लिखने का शौक तो पहले से था, लेकिन सर अभी वो पूरा हो पाया है, और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। सर जो चीज़ें काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी वो आज हो रही हैं। सो बेसिकली सर इंटरेस्ट बहुत पहले से है, ये आज का नहीं है सर। करेक्ट, करेक्ट। और किन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, और अगर आप अपनी कोई इससे रिलेटेड कोई अचीवमेंट्स या कोई कहानी हमें बताना चाहे जो लोगों को इंस्पायर करे? आई नो आजकल लोग अपने डे टू डे जॉब में बहुत बिजी हैं, जी सर। और मोस्ट ऑफ अस अनेबल टू परस्यू हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं। तो शायद आपकी बातें सुनकर और भी हमारे ऑडियंस में कोई लोग मोटिवेट हों। देखिए सर लाइफ में ना बहुत अलग अलग फेजेस आते हैं जो बेसिकली लर्निंग होते हैं और गेनिंग भी होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको सिखाते नहीं, उनसे आप कुछ बहुत कुछ गेन भी करते हैं। मेरी लाइफ में हमेशा ड्रास्टिक चेंज आते हैं, कहते हैं ना सर ऑल ऑफ सडन, कोई चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं करोगे मेरी लाइफ में हो जाती है। तो मेरी लाइफ हमेशा से ऐसी रही है। दो चीज़ें लाइफ में मेरी हमेशा थी, मैंने हमेशा ट्रुथ को एक्सेप्ट किया है, आगे बढ़ा हूँ। और सेकंड चीज़ है डेयर, थर्ड है मेरा विल पावर। कोई आदमी किसी लेवल पे मुझे तोड़ना चाहे तोड़ नहीं सकता। मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ सर कि मैं टूटूंगा नहीं, लाइफ में आगे बढ़ते रहूँगा। सो सर बेसिकली मैं इसी तरह से हूँ। लाइफ के डिफरेंट फेजेस में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं हमेशा फेस करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ और आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। दौर तो बहुत आए ज़िंदगी में, दौर तो बहुत आए ज़िंदगी में, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हमको ये
सिखला दिया कि आखिर हमें जाना कहाँ है। क्या बात है। और आपका ये जो लिखने का शौक है, आपने जैसा कहा कि एक नेचुरल टैलेंट है, राइट? यस सर। लेकिन एक नेचुरल टैलेंट को भी पॉलिश करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर बेसिकली मैं कभी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता हूँ, मैं रियल बताऊँ। मैं जब कैमरे के सामने आता हूँ तो मेरी जो थॉट प्रोसेस है ऑटोमेटिक आती है। मैं पहले से लिख करके या याद करके नहीं आता चीज़ों को। आप मुझसे जो पूछेंगे मैं एट अ टाइम उसका रिप्लाई दूंगा और अपने तरीके से दूंगा। तो सर बेसिकली मेरी थॉट प्रोसेस ऐसी ही है और मैं भी ऐसा ही हूँ। आपने कभी सोचा नहीं इस टैलेंट को आप कमर्शियली कैसे यूज कर सकते हैं, या कभी करियर चेंज करने का भी कोई ऑप्शन, ऐसी बात कभी दिमाग सर में आई आपके? बेसिकली अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैंने हमेशा इसको साइड ऑप्शन के तौर पे देखा क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। हम्म, अगर लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास पहले आ जाती तो आप उसको ग्रास्प करते और उसमें आगे बढ़ सकते थे। अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं सर तो फिर हम सोचते हैं कि इसको साइड हॉबीज में ही रखें। साइड हसल। राइट, राइट। और जैसा कि आपने कहा अपॉर्चुनिटीज की बात, तो उससे मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि अपॉर्चुनिटीज कई बार हमारे सामने होती हैं, जी तो कुछ लोग उसको देख नहीं पाते जी जी और कुछ उसको समझ नहीं पाते। जी जी जी। आपके साथ क्या प्रॉब्लम थी? सर मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं। अच्छा। मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। हम्म, मेरे साथ ये होता था मैं बिल्कुल सक्सेस के करीब पहुंच जाता हूँ और बस वहीं पे एक डेड एंड होता है जो सक्सेस से वहां नीचे गिरा देता है। मेरे साथ ये हमेशा होता है कि मुझे लगेगा हाँ अब सक्सेस मिल गई और उसी में सर फिर ये हो जाता है कि फिर लोगों की बातें सुनना पड़ जाती है कि तुमने लाइफ में कभी कुछ अचीव करने की कोशिश नहीं की। हम्म, हर आदमी चाहता है कि सर मैं सितारों को छूऊं। बुलंदियों कौन नहीं छूता सर, लेकिन छूने के अलावा अगर हमारे पास कोई थॉट प्रोसेस है या मेंटल प्रोसेस है तो सर लाइफ के इमोशंस भी होते हैं जो कई बार आपको ऊपर से ले जाकर के नीचे गिरा देते हैं। सो बेसिकली अगर हम लाइफ के कैरियर में अगर हम कभी इमोशंस कैरी करते हैं तो कई बार वो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हम राइट। किसी ऊंचाई तक ना पहुंच पाए। और इस चीज़ में जैसे कि आपने इमोशंस की बात करी और सक्सेस की बात की, जी ये सारी चीज़ों को मैनेज करने में फैमिली का, आपके जो क्लोज वंस हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हिस्सा होता है लाइफ में। तो आपकी लाइफ में आपके लिए एक कौन सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन रहा है जिसने हमेशा आपकी नई सोच के का जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको सपोर्ट किया है? सर फैमिली सपोर्ट हमेशा से था। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ मेरे फादर ने सपोर्ट किया, हम्म, मदर, ब्रदर, वाइफ सभी ने सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि लाइफ में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। हम्म, लेकिन सर मैं थोड़ा अलग किस्म का इंसान हूँ। मैं चीज़ों को एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करता क्योंकि सर मुझे पता है अगर मैं चीज़ों को एक्सप्रेस करूँगा तो सामने वालों को सिर्फ दुख मिलेगा उससे। इसलिए मैं हमेशा उस चीज़ से ओवरकम खुद ही कर आता हूँ हम्म। और कि आपको मोटिवेट क्या करता है सबसे ज़्यादा? क्योंकि आप एक मोटिवेशन सेल्फ सर। मोटिवेटेड इंसान हैं। यस सर। आप शायद किसी बुक्स को पढ़कर मोटिवेट होते हो, नो शायद सर। किसी इंसान को सुनकर होते हो, या किसी की लाइफ की कोई स्टोरी कहानी देखकर। आपके लिए क्या है ट्रिगर? सर एक्चुअली मैं मुझे मोटिवेट्स करती है स्पिरिचुअल थिंग्स। ओके। अगर मैं थोड़ी देर किसी फॉर एग्जांपल मैं देवी जी की पूजा करता हूँ, मैं अगर उनके सामने बैठा हूँ ना तो वो मुझे स्ट्रेंथ देती हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें लाइफ की जो होने वाली रहती हैं पहले से प्रेडिक्ट होती हैं, होनी है और उसे मैं रोक नहीं सकता। पता होने के बावजूद वो चीज़ें होती हैं मेरे साथ, लेकिन मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि ये होना है, इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। करेक्ट। अगर हम चीज़ों को ऐसे सोचेंगे ना कि इनसे दूर भागना है, वो हमें परेशानी में और डालती जाएंगी। इसलिए लाइफ का एक मैंने फंडा अपना लिया है कि भगवान जो भी कर रहा है हमारे साथ वो अच्छा ही कर रहा है। जो होता है अच्छे के लिए जो होता है। होता है अच्छे के लिए होता है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। हम्म। अगर आप पीछे बढ़ोगे तो केवल आपको सिर्फ और सिर्फ दुख मिलने वाला है। तो सर मेरी फिलॉसफी लाइफ की यही है, एक्सेप्ट एंड गो अहेड। करेक्ट, करेक्ट। तो ये तो रहा आपकी लाइफ का फलसफा, लेकिन डे टू डे लाइफ में कोई स्टूडेंट है आपके पास आया है, राइट, जो किसी भी तरह से टूटा हुआ है, मोटिवेटेड नहीं है, पर्सनल इश्यूज हैं या और कोई एकेडमिक रिलेटेड इश्यूज। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने लाइफ में जो सक्सेस और फेलियर देखा है, जी तो दो तरीके होते हैं किसी को मोटिवेट करने के। एक जी तो जी अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल उनको देने का, और दूसरा उनको किसी और फेमस पर्सनालिटी के बारे में बताने का। उन क्योंकि इट्स अ केस ऑफ रिलेटिविटी। जी जी अनटिल अनलेस आप किसी को ये चीज़ रियलाइज कराएं कि ऐसा मेरे साथ हुआ था या किसी के साथ हुआ था और वो इस चीज़ से कैसे बाहर निकला था।
सर तो डेफिनेटली आप जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% फैक्ट है। हम मोटिवेशन ऐसे ही देते हैं स्टूडेंट्स को, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम का रीज़न क्या है। राइट। बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे किसान के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं। अब वो ये बोलते हैं हमें बस पैसा नहीं है, हमने लोन लेकर के इतनी फीस लगाई है, सर कैरियर नहीं बना तो हमारा क्या होगा। मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, लोन लेने के पहले सोचा था? अगर तब नहीं सोचा तो अब क्यों सोच रहे हो। लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोचना है। अगर हम फेलर की तरफ सोचेंगे तो फेल हो जाएंगे, और सक्सेस की तरफ सोचेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। सो इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस, करेक्ट। हमें सक्सेस होना है या फेल होना है। अगर हम सक्सेस को देखेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी, फेलर को सोचते रहेंगे हमेशा फेलर मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ सर, मेरी सक्सेस लाइफ में बहुत दूर दूर तक आते आते रह गई। मैं आज भी पॉजिटिव हूँ कि मुझे और आगे बढ़ना है। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स प्रोसेस होनी चाहिए सर, कि हमें अभी और आगे बढ़ना है। करेक्ट। हमारे फेलर्स जो है हमें रोक नहीं पाएंगे सर। कितना ही गिराओगे, कितना ही तोड़ेगा वक्त हमें, हम फिर भी आगे बढ़ते जाएंगे। सोचा नहीं था कि आज यहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन कल किधर पहुँचेंगे उसका अंदाजा हमें है। सो बेसिकली सर, हमको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। हमको कभी ना कभी हमारी मंजिल मिल ही जाएगी। लाइफ की कितनी प्रॉब्लम्स आए, ड्रॉबैक्स आए, आपके अंदर नेगेटिविटी भी आई कई बार, लेकिन उससे ओवरकम करना, उससे आगे बढ़ना, दैट इज लाइफ सर। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके हिसाब से सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? सर बेसिकली अलग-अलग लोगों के लिए एक अलग-अलग डेफिनेशन हो सकती है, बट पर्सनली अगर मैं पूछूं कि डॉक्टर चित्रांश के लिए सक्सेस के क्या पर्याय हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगे सर आप? बेसिकली अगर आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप कुछ भी पालें, सक्सेस हो ही नहीं सकती। तो सक्सेस की बेसिकली डेफिनेशन है कि आप उस स्टेट में पहुंच जाए, उस मेंटल स्टेट में पहुंच जाए जहां आप हर चीज़ से सेटिस्फाइड हैं लाइफ में। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कभी भी अपनी सक्सेस को डिफाइन कर ही नहीं सकते। राइट। तो आपका कहना ये है कि सक्सेस वो है जिसको आप सक्सेस माने। बिल्कुल सर। राइट। किसी और की नज़रों में सक्सेस की एक अलग डेफिनेशन हो सकती है, बिल्कुल बट सर। आपको अपने सक्सेस की डेफिनेशन खुद तय करनी होगी। बिल्कुल सर। और जब भी आप कंटेंट फील कर रहे हैं, जब भी आप फील कर रहे हैं कि बस बिल्कुल सर। हो गया, सर ये वो इस तरह सक्सेस है। से है कि पैमाने तो बहुत है जिंदगी के, पर आपको कौन सा पसंद है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात। और ये चीज़ आज की जनरेशन जो है उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिल्कुल सर। क्योंकि इंस्टाग्राम का जो आजकल ज़माना है इसमें क्विक ग्रेटिफिकेशन लोगों को चाहिए, जल्दी से सक्सेस चाहिए। अगर मेरे किसी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर ने कुछ कर लिया, तो लोग अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं उनको भी बहुत जल्दी शिफ्ट कर लेते हैं। राइट। तो ऐसी कंडीशंस कभी आपने अपने फ्रेंड्स, फैमिली या कहीं क्लोज वंस में फील की हैं? और आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे लोग श्रोता ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, इसमें काफ़ी सारे यंग लोग भी हैं, तो जी उनके लिए कोई मैसेज है आपकी तरफ से? बिल्कुल सर। जो यंग जनरेशन है सर, उसमें एक चीज़ की बेहद कमी है, वो है पेशेंस। हम्म। वो चाहते हैं कि हम मैगी नूडल्स ऐसे बना के खा लेते हैं ना 2 मिनट में, ऐसे ही मुझे लाइफ की हर चीज़ 2 मिनट में मिल जाए। पेशेंस कहीं ना कहीं लैग कर रहा है सर। हम हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढने लगे हैं, चैट जीपीटी का ज़माना है। हमने गूगल सर्च किया, चैट जीपीटी में सर्च किया, हमको पका पकाया मिल गया। नहीं सर, लाइफ ऐसी नहीं है। अगर हम लाइफ में पेशेंस नहीं रखेंगे, हमें चीज़ें कभी मिलेंगी नहीं। सर सफलता का दौर तभी मिलता है जब हम उसके पीछे एक कड़ी मेहनत करते हैं। हर चीज़ के पीछे एक हार्ड वर्क होना बहुत ज़रूरी है सर। वो हार्ड वर्क आपका कंटिन्यूस होना चाहिए जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल पाए। कई बार ये भी होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, अरे तू मेहनत नहीं करता। हमको नहीं सुनना है सर, हमको पता है हम करते हैं या नहीं करते हैं। जिस दिन हम सक्सेस हो जाएंगे तो सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। जब तक आप फेल हैं लाइफ में, तब तक ही आप ज़माने को सुनते रहेंगे, और आपको सुनना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। और ड्यूरिंग आवर इनिशियल डिस्कशन आपने मुझे बताया था कि आप करंटली एक बुक कंप्लीट की है आपने, यस दैट इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू योर हार्ट। यस सर। तो उस ओवरऑल प्रोसेस के बारे में मैं समझना चाहूँगा कि जब आपने वो बुक लिखना शुरू किया, टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे, उस टाइम आपका क्या माइंडसेट था? आई नो ये काफ़ी ड्रेनिंग प्रोसेस होता है, यस सर। पूरा फोकस वहाँ पर होता है, जिससे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरीके से हिल जाती है। आपने ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज की? सर बेसिकली मुझे काफ़ी कम समय में बुक लिखनी थी। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मैं रात में 3-3 4-4 बजे तक काम करता था बुक कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक डेडलाइन होती थी, इस डेडलाइन में कंप्लीट करना है। सो कॉलेज से आता था, कॉलेज से आने के बाद फैमिली लाइफ, और उसके बाद फिर
हमारी वो लाइफ शुरू होती थी जिसमें हमको हार्ड वर्क की ज़रूरत होती थी। तो कई बार ऐसा होता था मैं सोता भी नहीं था। एक मज़ेदार बात है, मेरे साथ जो साथ में जाते थे बाइक में, वो डेली मुझे चेक करते थे कहीं ये सो तो नहीं गया। सो बेसिकली सर ऐसा कई बार हो जाता है। तो ये बुक लिखने में सर बहुत मेहनत लगती है, और उसको एक आउटपुट या आउटकम के रूप में निकालना, ये सर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि जब हम बुक्स में चीज़ें लिख देते हैं, वो सामने वाले को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट। तो आपकी बुक को रीडर्स मिलना एक बहुत बड़ी बात है। वो सर अब फ्यूचर में पता चलेगा जब रीडर्स मिलेंगे। अगर एप्रिसिएशन होता है, इट मीन्स आपने जो काम किया है, मेहनत की है, वो आपकी सक्सेस है। करेक्ट। और अगर नहीं मिलता है तो सर कहीं न कहीं लगेगा हमें और इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप को। एब्सोल्युटली, दोनों ही अलग-अलग एस्पेक्ट हैं, यस सर। बिल्कुल। और हमारे व्यूअर्स के लिए आप इस बुक के बारे में कुछ ब्रीफ में बताना चाहेंगे? ये बुक कैसे फ्यूचर स्टूडेंट्स की हेल्प करेगी? राहुल जी, बेसिकली मैं इस बुक के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अंडर प्रोसेस है। और ओके। बेसिकली ये जो बुक है ये एआईसीटी की है, इसलिए मैं इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता चीज़ों का। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर है सर हमारा, जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल फ्यूचर ऑटोमेशन है। हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो डेफ़िनेटली मैकेनिकल का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आज लोग ये सोचते हैं कि एक ब्रांच से काम चल जाएगा, एक स्ट्रीम से, नहीं सर। आने वाले समय इंटीग्रेटेड ब्रांचेज़ होंगी, और जो इंडस्ट्रीज़ होंगी वो पूरी ऑटोमेटेड होंगी। ऑटोमेशन जैसे-जैसे बढ़ेगा, हमको ज़रूरत होगी कि हम एक डेडलाइन डिसाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप देखते हैं हर 3 महीने एक मोबाइल लॉन्च हो जाता है नया, या उससे भी कम समय में। आखिर कैसे इतनी जल्दी कोई चीज़ हो सकती है? ये सब ऑटोमेशन का चमत्कार है। आज ऑटोमेशन ने हमको इतना आगे बढ़ा दिया है कि हम किसी चीज़ को बहुत जल्दी बना सकते हैं। सो बेसिकली सर इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव सिर्फ़ इतना है सर, जब से ऑटोमेशन बढ़ा है, कहीं न कहीं जो लेबर है उनकी रिक्वायरमेंट कम हुई है। सो बेसिकली ड्रॉबैक ये है, लेकिन इसके पॉजिटिव साइड देखे जाएँ तो बहुत सारे हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं मार्केट में, अगर वो प्रिसाइज़ली बन रहा है, लोग उसको खरीदेंगे। डिफेक्टिव प्रोडक्ट कौन खरीदना पसंद करता है? एब्सोल्युटली। आप तो सर बहुत अच्छे समझते हैं, आप इस फील्ड में ही हैं, आपकी फोरकास्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो सर आप एबीसी एनालिसिस वगैरह तो करते ही होंगे प्रोडक्ट की। दैट्स राइट। सो बेसिकली सर हम अगर प्रोडक्ट को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, उसको इम्प्रूव नहीं करना चाहेंगे, सो हम अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाएँगे। सो बेसिकली हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन की तरफ फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ हमारी व्यूअर्स में जो कि स्टूडेंट्स हैं, यस सर। एंड किसी को भी अगर ये कन्फ्यूजन है कि वो अपने ग्रेजुएशन के बाद, इंजीनियरिंग के बाद कौन कौन सी ब्रांचेस ले सकते हैं, तो आने वाला डेकेड जो है, आने वाले 10 जी। साल 20 साल, वो किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड होंगे? कौन सी ब्रांचेस, कौन से डोमेन्स में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है या फ्यूचर पोटेंशियल है आपके हिसाब से? देखिए, अगर पास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ है राहुल जी, कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इतने ड्रास्टिक चेंजेस हो क्यों रहे हैं। हम सोचते हैं टेक्नोलॉजी यहाँ पे ख़त्म हो गई, उसके बाद नई आ गई, फिर वो एक नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो कहने का मतलब ये सर इतने ड्रास्टिक चेंजेस हैं, तो कभी-कभी हम खुद सोच में पड़ जाते हैं, हम किसी को सजेस्ट करें या प्रेडिक्ट करें या टू ना मैनी करें। ऑप्शंस। यस सर। सो बेसिकली हम किसी भी ब्रांच को लेकर के आगे बढ़ें, बस ये समझ लीजिए नॉलेज हमको साथ में कैरी करना है। सपोज़ जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांज़िशन फ़ेज़ आते हैं, आपकी फ़ील्ड में रिसेशन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं रिसेशन है, दूसरी फ़ील्ड में स्विच कर लो। आप ये सोचिए जो चीज़ आपने कभी पढ़ी नहीं है, हम उस फ़ील्ड में अगर जाने की कोशिश करें, ये उसी तरह से है सर, हमें स्विमिंग नहीं आती और हम तालाब में कूद गए, क्या होगा सर? किसी तरह हम बच भी जाएँगे, तो कब तक? क्या हम लाइफ में सैटिस्फाइड रह पाएँगे? सो बेसिकली सर आप किसी भी फ़ील्ड को चुनें, कहीं पर भी जाएँ, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए और सेल्फ सैटिस्फैक्शन होना चाहिए आपको अपनी जॉब से। मुझे सर टीचिंग रिसर्च में सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए मैं काम करता हूँ। भले ही लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ को, लेकिन सर करो वही जिसमें आपको सैटिस्फैक्शन मिले। मैं राइट। किसी और फील्ड में जाऊँगा, मैं खुद डिप्रेस हो जाऊँगा। या फिर मेरा शौक दूसरा, आप जान ही गए। मुझे राइटिंग में या फिर शॉर्ट मूवीज़, शॉर्ट वीडियोज़ ये बनाना काफ़ी पसंद है। तो अदर देन टीचिंग एंड रिसर्च, मुझे ये वाला पार्ट भी एक्सेप्ट है। करेक्ट, करेक्ट। और आपके दूसरे हॉबीज़ और शौक की बात हम कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आपका कोई अचीवमेंट, आपने मुझे बताया था कि आपने कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया है और आपका कुछ जगहों पे सिलेक्शन भी हुआ था, बट ड्यू टू सम पर्सनल कंस्ट्रेंट्स
आपने अपनी एकेडमिक लाइफ को आगे बढ़ाना, परस्यू करना ज़्यादा बेहतर समझा? बिल्कुल सर, मुझे एक एज अ राइटर ऑप्शन मिला था लाइफ में। मेरा सिलेक्शन हुआ था स्टेट लेवल पे, जब वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट करने आया था और मेरा हुआ था। मैं एक्चुअली नेम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट मेरा सिलेक्शन हुआ था। दैट वाज सम प्रोडक्शन हाउस? यस सर, वेल प्रोडक्शन नोन। हाउस। ओके। यस सर, फॉर एज अ राइटर। ओके। तो सर उसको मैंने कहीं साइडलाइन कर दिया उस समय, क्योंकि मैं सोच रहा था सर कि अगर हम इस चीज़ पे अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी हमें इन्वेस्टमेंट था, और मैं कहीं उस इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं था। आपको रिग्रेट है इस बात का कि? सर रिग्रेट तो लाइफ में चीज़ों को करना नहीं चाहिए। मैंने उस चीज़ को अभी आगे बढ़ाने के लिए सोच लिया, मैं जो पहले नहीं कर लेकिन पाया। अगर आप उस टाइम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते और अब अगर उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पर अंतर होगा। सर बेसिकली डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, लेकिन सर कई बार ये होता है कि आपको अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाहिए लाइफ में। अगर हम उस फील्ड में आगे बढ़े होते, हो सकता है हम अनसक्सेसफुल होते, और मैं जिस फील्ड में आगे बढ़ा हूँ हो सकता है ये मुझे स्टेबिलिटी दे जाए। तो सर एज अ साइड हॉबी ही रखना बेटर है कुछ चीज़ों को, अगर जब तक कि हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए। हाँ, अगर लाइफ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे इस फील्ड में, तो डेफिनेटली मैं जाऊँगा। और स्टूडेंट्स को आप क्या अपनी तरफ से एडवाइस देंगे कि अगर उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जी। राइट, तो किस तरीके से उन्हें लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहिए, चीज़ों को चूज करना चाहिए? उसके लिए आपका कोई गोल्डन रूल है जो आपने कभी फॉलो किया है, कहीं पढ़ा है, किसी को देखा है और आप सर बताना चाहते हैं बेसिकली लोगों को? मेरा ये मानना है सर, जहाँ आपका इंटरेस्ट है आप वहाँ जाएँ, आप लाइफ में खुश रहोगे। हम एक स्ट्रीम लेकर पढ़ तो लेते हैं, बहुत सारे लोग आप देखिएगा, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे लाइफ में जिन्होंने बीटेक किसी ब्रांच से की है और उनकी फील्ड कुछ अलग है। बहुत सारे बिजनेसमैन बन गए, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बन गए। तो कहने का मतलब कुछ मीडिया में चले गए। तो जरूरी नहीं सर जो हमने एक डिग्री ली है उसी में आप आगे बढ़े, आप अपने इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़े। सो बेसिकली आपको सेटिस्फेक्शन लेवल हायर रहता है, राइट, राइट। तो अपने इंटरेस्ट के साथ जाना चाहिए। और जैसा कि कहा गया है, लोगों ने देखा भी, और दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, कि जितने भी इंजीनियर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव लोग हैं। आज के टाइम पे भी अगर मैं देखूं कि इन मीडिया इंडस्ट्री काफ़ी सारे आईआईटीएंस, इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग हैं जो डायरेक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वो एडिटिंग साइड में हैं और बहुत सारा टेक्निकल एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके स्टूडेंट्स में कोई ऐसा है जो फ्यूचर पोटेंशियल रखता हो इस चीज़ में? आपसे सर बात हुई है कभी? स्टूडेंट्स में तो अभी मुझे कोई ऐसा दिखा नहीं, लेकिन मैं अच्छा। आपको बताना चाहूँगा इंजीनियर्स का जो मेंटल एप्टीट्यूड या मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सबसे अलग होता है। वो एक दायरे में नहीं जीते, वो एक बड़े कवर के साथ जीना पसंद करते हैं, ना कि एक छोटे से कवर के साथ। एक किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, डोंट जज अ बुक विद इट्स कवर पेज। करेक्ट, करेक्ट। सो इंजीनियर इसी तरह होते हैं सर। उनके कवर पेज को मत देखो, उनके कंटेंट को देखो। उनमें बहुत सारी चीजें हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इसलिए वो इस फील्ड में आगे बढ़ पाते हैं। तो सर किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना इसका ये मतलब नहीं कि उसके अदर टैलेंट्स नहीं है। कई बार ये होता है कि बाय इंटरेस्ट लोग फील्ड चेंज कर लेते हैं, इसलिए सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग से मीडिया एंड मैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ गए, या मीडिया हाउसेस, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम कर रहे हैं आज। करेक्ट। सो बेसिकली दे आर एंजॉयिंग देयर इंटरेस्ट। उम्मीदें तो बहुत होती हैं सर जीवन में, लेकिन उन उम्मीदों को जीना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ लोग जो अपनी उम्मीदों को जी जाते हैं वो सर बहुत डेयरिंग होते हैं, और डेयरिंग लोग बहुत कम होते हैं सर। करेक्ट। अब हमने आपके बारे में बात की, आपके स्टूडेंट्स के बारे में बात की, उनके माइंडसेट के बारे में बात की, बट एक और एस्पेक्ट है, वो है पेरेंट्स का एस्पेक्ट। यस सर। राइट। तो जो भी पेरेंट्स हमारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं जी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर? क्योंकि आप एक स्टूडेंट का अलग साइड देखते हैं। एक जी, जी, स्टूडेंट, एक बच्चा घर पे एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है, बिल्कुल, क्लास में एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है, टीचर्स के साथ वो अपनी फीलिंग्स एक डिफरेंट तरीके से शेयर करता है, बिल्कुल। और पेरेंट्स के साथ एक अलग तरीके से। तो जो भी पेरेंट्स हैं उनको अगर आप कोई एक मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से कि वो बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट करें, उनकी फीलिंग्स कैसे समझें? बेसिकली सर अगर आप अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड रहते हैं तो आप चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि एक समय के बाद बच्चे जब बड़े होते हैं तो एज अ फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए और उनकी चीज़ों को समझना चाहिए। अगर आप उनको एज अ पेरेंट ही ट्रीट करेंगे तो आपकी नज़र में हमेशा वो बच्चे हैं, लाइफ में कब कहाँ चले जा रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पहले फ्रेंड बनिए, उनको समझिए, उनके इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ क्या हैं, उस फील्ड में उनको आगे बढ़ाइए।
अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर वो लाइफ टाइम भटकते रहेंगे। तो उनको भटकने से बचाना है तो पहले आप उनका दोस्त बनिए, उसके बाद उनको समझिए, फिर उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे उनको आगे बढ़ाइए। आमतौर पे होता है सर, हमारे देश में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एजुकेशन। किसी को कुछ नहीं देखा तो चलो हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, हम डॉक्टरी कर लेते हैं, मीडिया कर लेते हैं, मैनेजमेंट कर लेते हैं। आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में है और आप जा रहे हैं मीडिया में, या आपका इंटरेस्ट मीडिया में है और आपको एग्रीकल्चर फील्ड में डाल दिया जाए, सर आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलने वाला है। सो बेसिकली अपने इंटरेस्ट के साथ जाना चाहिए। अगर आपकी कोई चीज़ में इंटरेस्ट है उसको कीजिए। सेल्फ सेटिस्फेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, जो पेरेंटिंग में आजकल नहीं है। वो अपने बच्चों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों से इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है, हम बच्चों से पेरेंट्स का नंबर मांगते हैं, उस पर फ़ोन लगाते हैं, पता चलता भाई का नंबर है, दोस्त का नंबर है। तो सर समझ रहे हैं आप क्यों है ऐसा? क्योंकि उनकी पेरेंटिंग जो है उस लेवल की नहीं है, बच्चों को समझ ही नहीं पा रहे हैं वो अपने। और वही बच्चे जब इंजीनियरिंग में आते हैं तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कई बार उनको कभी इंजीनियरिंग में जाना ही नहीं था। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इंजीनियरिंग में जाना भी चाहते थे, लेकिन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की तरह वो लोग आ गए हैं। करेक्ट करेक्ट। उसके बाद फिर ये आप जैसे टीचर्स की जिम्मेदारी है कि आप उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, राइट, ताकि वो लाइफ में सही जगह पर पहुंच सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। करेक्ट करेक्ट। एंड डॉक्टर चित्रांश, चलते चलते मैं आपसे एक लास्ट बात ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ का क्या फलसफा है, राइट? आप लाइफ को किस तरीके से देखते हैं, आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, वो मुझे आपने बताया, लेकिन आपकी लाइफ की फिलॉसफी मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि, और आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में। सर मेरा फ्यूचर गोल हमेशा से ही जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, वो एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचना है जो मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे हर तरह से, फाइनेंशियली, मेंटल पीस भी, और एक फैमिली को भी एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ। सो बेसिकली सर अगर हम उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, दैट इज़ अवर मेन गोल। उसको सर मैं जॉब का नाम नहीं दूंगा, वो कोई भी फील्ड की जॉब हो, लेकिन मुझे सब कुछ मिल जाए उससे मैं उस जगह आगे बढ़ना चाहता हूँ। सर सेकंड मेरी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी रही है, मैंने आपको बताया मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चेंजेस ऑल ऑफ सडन आते हैं, तो मैं इसलिए कभी अपने गोल प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा अगला गोल क्या है, अगला टारगेट क्या है, लेकिन मैंने हमेशा एक लाइफ का एम्बिशन अपने साथ रखा है कि मुझे एक हाइट तक पहुँचना है, और उस हाइट को अचीव करने के लिए मैं हमेशा लगा रहता हूँ, उसी में मेहनत करता रहता हूँ सर। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच डॉक्टर चित्रांश। थैंक यू राहुल जी। आपकी बातें काफ़ी मोटिवेशनल थी, एंड आई एम श्योर जो भी हमारे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, और कोई जो इस फील्ड के बारे में जानना चाहता हो, इन फ्यूचर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या इफ़ समवन इज स्ट्रगलिंग टू गेट अ सेंस कि उन्हें आगे मास्टर्स करना चाहिए, पीएचडी, या अपने ड्रीम्स परस्यू करना चाहिए, उनको काफ़ी सारी यहाँ से जानकारी मिली होगी। जी जी जी। एंड हम कोशिश करेंगे जब आपकी बुक पब्लिश हो जाए, हम आपको दोबारा बुलाकर उस बुक का जो भी इनॉग्रल है, विमोचन, वो इस शो पर करना चाहेंगे। आई एम श्योर उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। जी राइट, सो लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, सी यू अगेन। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।